मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सत्येंद्र जैन को अब तक जमानत नहीं मिली और अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश होना। इन सब के बीच सीबीआई ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए नया फंदा तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि सीबीआई के फंदा कसते ही केजरीवाल और जैन तो नपेंगे ही, आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री कैलाश गहलोत भी निपट जाएंगे, क्योंकि जिन बयानों और सबूतों के आधार पर सीबीआई जैन के खिलाफ एफआईआर करने जा रही है, उसने साफ तौर पर अपने पत्रों में कई बार कहा है कि आम आदमी पार्टी को उसने जो किश्तों में 50 करोड़ दिए थे, उसकी डिलीवरी कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर कर दी गई थी। वैसे शराब घोटाला मामले में कैद विजय नायर को रहने के लिए कैलाश गहलोत ने ही अपना सरकारी बंगला मुहैया कराया था। सीबीआई ने सुकेश सहित हाई प्रोफाइल कैदियों से करोड़ों रुपए की उगाही के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी। इसमें सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल महानिदेशक संदीप गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एलजी से इजाजत मांगी है। माना जा रहा है कि एलजी की इजाजत मिलते ही सीबीआई सबसे पहले संदीप गोयल को गिरफ्तार करेगी। मंत्री सत्येंद्र जैन मई 2022 से मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है। मंत्री जैन ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित सुकेश चंद्रशेखर से ही नहीं बल्कि कई हाई प्रोफाइल कैदियों से जेलों के अंदर उन्हें सुरक्षा और सुविधा देने के लिए पैसे वसूले थे। सीबीआई ने तत्काल तिहाड़ जेल अधीक्षक अधिकारी राजकुमार के खिलाफ भी इस तरह की जांच के लिए एलजी से मंजूरी मांगी है। बीते साल सुकेश चंद्रशेखर ने मंत्री जैन को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। जैन उससे मिलने तिहाड़ जेल में आते थे और प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए लिए थे। यही नहीं, सुकेश ने दावा किया था कि उसने दक्षिण भारत में पार्टी में एक अहम पद पर होने के वादे पर आम आदमी पार्टी को भी 50 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश का कहना है कि 50 करोड़ की एवज में केजरीवाल ने उसे राज्यसभा में भेजने का वादा किया था कि बीते हफ्ते ही सीबीआई ने आप नेता सत्येंद्र जैन के आरोपों को लेकर एलजी को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। इसमें जांच एजेंसी ने जैन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में खुद या अपने सहयोगियों के जरिए सुकेश को आराम से रहने देने के लिए उससे 10 करोड़ रुपए की उगाही की थी। सीबीआई का सत्येंद्र जैन पर दिल्ली की जेलों के अंदर हाई प्रोफाइल करप्शन और जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। एजेंसी ने दावा किया कि इस रैकेट में जैन ने एक सिंडिकेट की भूमिका निभाते थे। वहीं उनके इस काम में पूर्व जेल महानिदेशक संदीप गोयल, तत्कालीन अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक मुकेश प्रसाद सहयोग करते थे। सीबीआई के मुताबिक उनके पास जानकारी है कि जैन ने कथित तौर पर 2018 से 21 के बीच कई किश्तों में कैदी चंद्रशेखर से खुद या अपने सहयोगियों के जरिए संरक्षण राशि के तौर पर 10 करोड़ रुपए की वसूली की, ताकि कथित ठग जेल में शांतिपूर्ण तरीके और आरामदायक जीवन जी सके। सीबीआई का यह भी आरोप है कि चंद्रशेखर ने 12 करोड़ 50 लाख रुपए की उगाही गोयल और मुकेश प्रसाद ने भी की थी। सीबीआई के मुताबिक रकम 2019-22 के दौरान कई किश्तों में जैन ने खुद या अपने सहयोगियों के जरिए ली थी। सीबीआई ने जैन और जेल अधिकारी राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के ऑफिस से मंजूरी मांगी थी। वहीं 1989 बैच के निलंबित आईपीएस गोयल और सेवानिवृत्त आईएएस मुकेश प्रसाद के लिए सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क साधा है। गोयल को बीते साल ही उन पर जबरन वसूली के आरोपों के बाद गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया था। इस दौरान ही सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी नई चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर डराने धमकाने का आरोप लगाया और उसने भी ये दावा किया था कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की मिलीभगत से जेल में समानांतर सिस्टम चल रहा है। विपक्षी गठबंधन बना तो एनडीए को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए था, लेकिन अब एक एक कर कई दलों के लिए यह गठबंधन सबसे बड़ी पनौती बन गया है। देखते ही देखते विपक्षी अलायंस के नेता एक एक कर अपने ही बुने जाल में फंसते चले गए। शराब घोटाला मामले में संजय सिंह जेल चले गए तो रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा नप गईं। अरविंद केजरीवाल पर ईडी की तलवार लटक गई तो सट्टेबाजी करते भूपेश बघेल चौतरफा घिर गए। रणदीप सुरजेवाला को आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ऐसा शांत कर दिया कि वे जहां जहां जाएंगे उनकी सीडी उनका पीछा करेगी और वे जवाब देते देते थक जाएंगे, लेकिन सवाल खत्म नहीं होंगे। विपक्षी गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं के बारे में शर्मनाक बयान देकर अपनी फजीहत करवा ली। रही सही कसर उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ तू तड़ाक कर पूरी कर दी। अब हालात ये है कि विपक्ष को छोड़िए, महागठबंधन में शामिल दल ही नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए। सीपीआईएम माले ने तो बाकायदा पत्र लिखकर नीतीश कुमार की ऐसी तैसी कर दी। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ राजघाट पर धरना देंगे, मतलब कि बिहार में महागठबंधन का खेल नीतीश कुमार ने बुरी तरह से बिगाड़ दिया। रही बात कांग्रेस की, तो उसका भी अब गठबंधन से मोहभंग होता दिख रहा है। कांग्रेस ने कई मौकों पर यह संकेत दिया कि प्री पोल गठबंधन में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले ऐसा ही बयान सीपीएम के सीताराम येचुरी भी दे चुके हैं।
अभी गठबंधन आकार ही ले रहा था कि तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने का ऐसा बयान दे दिया जिससे एनडीए के साथियों को विपक्षी गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया। हालत यह हो गई कि अलायंस के साथियों में फूट की नौबत आ गई। कांग्रेस जैसी पार्टी सीधे तौर पर दो फाड़ में नजर आ गई। सनातन के चक्कर में कमलनाथ ने अलायंस की मीटिंग मध्य प्रदेश में नहीं होने दी। आम आदमी पार्टी के अलायंस के सूत्रधार नीतीश कुमार ने अपनी फजीहत विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करके करा ली। नीतीश कुमार का 75 आरक्षण वाला कार्ड भी उनके बयान के आगे मध्यम पड़ गया। सुरजेवाला उसका जवाब देते देते थक जाएंगे। हाल के दिनों में कांग्रेस का इंडिया गठबंधन से मोहभंग हुआ है। हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा भी था कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है, अलायंस के लिए काम नहीं हो रहा है। यही नहीं, जिस तरह से पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों से व्यवहार कर रही है उससे भी लगता है कि विपक्षी गठबंधन को लेकर अनिच्छुक है। कांग्रेस का गठबंधन के लिए अनिच्छुक होना समझ में भी आ रहा है। नीतीश कुमार ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से कांग्रेस को पूरे देश में 200 से अधिक सीटें नहीं मिलने वाली हैं। पूरे देश में सबसे अधिक कुर्बानी कांग्रेस को ही देनी पड़ेगी। रीजनल पार्टियों का जन्म खुद कांग्रेस के विरोध में हुआ है, इसलिए कई स्टेट में वे भी कांग्रेस के अलायंस नहीं चाहती हैं। विपक्षी गठबंधन की सबसे अधिक फजीहत हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच होने वाली तूतू-मैमे में हुई है। मध्य प्रदेश और विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सार्वजनिक रूप से जो युद्ध हुआ है उसे देखकर लगता है कि दोनों ही जानबूझकर लड़ रहे हों, क्योंकि इतना बड़ा इशू बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। राजस्थान में चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक दूसरे को सेट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि चुनाव प्रचार छोड़ सचिन पायलट का खेमा दिल्ली आ धमका। वजह यह कि पार्टी की चुनावी पोस्टर्स पर से सचिन पायलट गायब कर दिए गए। जहां देखिए गहलोत ही छाए हुए हैं। सचिन भले ही दूसरे राज्यों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे, लेकिन खुद के राज्य में गहलोत ने पायलट को कागजी प्रचारक बनाकर रख दिया। मतलब कि राजस्थान में कांग्रेस का बंटाधार इन दोनों नेताओं की जंग से होना तय माना जा रहा है। गहलोत दिल्ली के आदेश को किनारे लगाकर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी तनाव पार्टी के प्रचार सामग्री में भी दिख रहा है। पार्टी के ज्यादातर पोस्टर्स में सीएम अशोक गहलोत ही हैं। सचिन पायलट खेमे ने दिल्ली में पार्टी आला कमान से शिकायत करते हुए कहा कि राजस्थान के पार्टी पोस्टर्स में सचिन पायलट को बेहद कम जगह दी गई है, जबकि अधिकतर पोस्टर्स सीएम अशोक गहलोत के लगाए गए हैं। सचिन खेमे ने कहा कि सचिन पायलट को कांग्रेस का स्टार प्रचारक माना जाता है और उनकी अन्य राज्यों में भी डिमांड की जाती रही है। पायलट की सभा 5 चुनावी राज्यों में हो रही है। इससे पहले सचिन पायलट हिमाचल और दिल्ली चुनावों में भी डिमांड में थे, लेकिन खुद उनके राज्य राजस्थान में उनके स्टार प्रचारक की भूमिका सिर्फ कागजों तक सीमित है। यहां तक कि पार्टी के प्रचार सामग्री में अशोक गहलोत ही हैं। इस बात की शिकायत पायलट के खेमे के जरिए दिल्ली दरबार तक पहुंचाई गई। इसके बाद कुछ जगहों पर सचिन दिखाई दिए, लेकिन मामला फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो पायलट ने अपने गुट के नेताओं को दिल्ली रवाना कर दिया। ऐन चुनाव के मौके पर दोनों नेताओं की जंग पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। माना जा रहा है कि इसी वजह से राहुल गांधी ने राजस्थान से किनारा कर लिया। कांग्रेस को इस बात का अंदाजा है कि पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं होने जा रही है, इसलिए फिलहाल पार्टी ज्यादा हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं है। 2004 में 26 साल की उम्र में सचिन सांसद बने, फिर 2009 अजमेर से सांसद और 32 साल की उम्र में केंद्र सरकार में मंत्री बन गए थे। फिर 2013 में गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में पार्टी बुरी तरह हारी, तो 36 साल की उम्र में सचिन को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। 5 साल की मेहनत के बाद भी 2018 में सीएम की कुर्सी अशोक गहलोत को मिली, तो अध्यक्ष के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट बने। लेकिन बाद में तवज्जो न मिलने से नाराज पायलट ने गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी। तब से गहलोत और सचिन में लगातार सियासी युद्ध चल रहा है। एक बार फिर सचिन खुद को तवज्जो न देने पर मुखर नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि गहलोत खेमा उनको प्रचार सामग्रियों पर कितनी तवज्जो देता है और सचिन कब तक चुप रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद से अपने नेताओं और मंत्रियों को कमाने खाने की खुली छूट दे रखी थी। नतीजा ये हुआ कि जब भांडा फूटने लगा तो एक एक कर सारे घपलेबाज जेल जाने लगे। किसी को सीबीआई ने दबोचा तो किसी को पुलिस ने और कोई ईडी के शिकंजे में फंसा। इन सब की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचनी ही थी और पहुंच भी गई। असल में केजरीवाल की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि वो जितनी जल्दी हो सके देश के पीएम बन जाएं। बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिया।
जीत मिले या हार, लेकिन हर राज्य में चुनाव लड़ना और हवा बनाना इसी वजह से शुरू किया कि आज नहीं तो कल कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा। और इन चुनाव अभियानों को संचालित करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत धन की थी और उसी धन के लिए तमाम घोटाले हुए। शराब घोटाले के पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा और पंजाब के चुनाव को लड़ा, लेकिन इस बार खेल का नतीजा ये हुआ कि उसके 3 बड़े नेता जेल पहुंच गए और बारी केजरीवाल की आ गई। लेकिन इन सब के बीच ईडी ने छापेमारी जारी रखी। केजरीवाल के साथ मुश्किल ये है कि वे पंजाब के नेताओं को पहले बचाएं या दिल्ली के या फिर खुद को। इन सब के बीच ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में अमानतुल्लाह खान के 3 गुर्गों को उठा लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 10 अन्य आरोपितों को फैसला सुनाते हुए कहा, मामले में जांच एजेंसी ईडी ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। तीनों के नाम जिशान हैदर, जावेद इमाम, दाऊद नसीर हैं। अदालत ने तीनों को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है, जहां जांच एजेंसी इनसे पूछताछ करेगी और ये सभी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के करीबी बताए जा रहे हैं। घोटाले के माल को अमानतुल्लाह खान इन तीनों के सहारे ही ठिकाने लगाता था। वक्फ बोर्ड मामले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में ईडी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी केस दर्ज कर चुकी है। इससे पहले ईडी ने 10 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में 5 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर पर भी छापा मारा था। ईडी ने यह कार्रवाई दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दाखिल 2 एफआईआर के तहत की थी। ये एफआईआर दिल्ली वक्फ बोर्ड में पैसे लेकर नौकरी देने से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था और इसके साथ ही आप विधायक ने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया। साथ ही अमानतुल्लाह खान पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है। इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इसी तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ बयान जारी किया था। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबसे पहले सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह से पूछताछ की थी। इसी के आधार पर सीबीआई ने 4 जगहों पर छापे मारे और करीब 24 लाख रुपए कैश बरामद किया था। इसके अलावा इस छापेमारी में 2 अवैध और बिना लाइसेंस की पिस्टल थी, कारतूस और गोला बारूद भी बरामद किया गया था। बाद में अमानतुल्लाह को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। ये गिरफ्तारी आप विधायक के खिलाफ सबूतों और आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर की गई थी। इसमें कहा गया था कि सीबीआई की एक प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की 3 शिकायतें आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का आधार बनी। खान ने उक्त आपराधिक गतिविधियों से अपराध की बड़ी रकम नकदी में अर्जित की थी और इसी नकद राशि को अपने सहयोगियों के नाम पर दिल्ली में अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया था और छापेमारी में ईडी को अवैध संपत्तियों के दस्तावेज हाथ लगे थे। The report, News of India.